गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारी जो वीडियो बेस्ड रहने वाली है वो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ 2025। ठीक है, और ये यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है इंडिया की स्ट्रेटजी के ऊपर। इंडिया ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जो न्यूज़ में रही है। तो न्यूज़ में एक टर्म ली गई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, वो है RCEP माइनस चाइना। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक ग्रुप है RCEP, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक तरीका का एग्रीमेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप समझते हो कि कंट्रीज़ है, मान लो कंट्री ए है कंट्री बी है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होगा वो फ्री होगा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज़ या टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैरिफ इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके की एक ग्रुप है, इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2020 में इसको साइन किया गया था और ये फोर्स में आया था 2022 में। ठीक है, 2022 में। ओके, अब देखो ये जो ग्रुप है इसमें वर्ल्ड की 30% GDP इंक्लूड है और 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन भी इंक्लूड है। तो इस ग्रुप की इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में, है ना, ग्लोबल लेवल पे क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन इंडिया ने इससे एग्जिट कर दिया था, इंडिया ने इसको छोड़ दिया था 2019 में। 2019 में इंडिया से बाहर निकल गया था। इस ग्रुप में कौन कौन आता है ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन देके पूछ लेंगे। 10 एशियन मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड इसके अंदर शामिल हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ग्रुप का? डीप ट्रेड इंटीग्रेशन थ्रू द टैरिफ रिडक्शन। यहाँ पे एक टर्म मिस है। ठीक है, यहाँ पे डीप ट्रेड हो सके, यानी कि ट्रेड हो सके विदाउट एनी टैरिफ। ठीक है, तो फ्री ट्रेड के लिए ये ग्रुप बनाया गया था ग्लोबली। अब देखो इसके अंदर कौन शामिल है, इसके अंदर चाइना भी शामिल है ना। अब हम देख लेते हैं इंडिया इससे बाहर निकला, उसका रीज़न क्या था। एग्जिट फ्रॉम इट इन 2019 में इंडिया इससे बाहर चला गया था। क्यों चला गया था? फ्री ट्रेड विद चाइना। अगर हम चाइना से फ्री ट्रेड करते यानी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करते तो जो चाइना इतना सस्ते माल बनाता है तो उसकी वजह से इंडिया की जो मार्केट है वो भर जाती है और हम क्या करते, चाइनीज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते। इसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता, इसलिए इंडिया इससे बाहर निकल गया था 2019 में। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया है, अब जो 2025 में न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने साइन कर लिया है, उसके बाद में इंडिया ने सक्सेसफुली सभी RCEP मेंबर्स के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, सिर्फ चाइना को छोड़ के, यानी कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के साथ साइन कर लिया? 10 एशियन मेंबर्स के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड के साथ में। हमने नहीं किया चाइना के साथ में। ओके, नहीं करने का रीज़न क्या है? क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा सस्ते यानी कि चीप प्रोडक्ट्स बनाता है और क्या हो जाता है फिर इंडियन वही खरीदते हैं, हमको जो सस्ता लगता है ना मार्केट में हम वही परचेज़ करते हैं, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई हो या नहीं हुई हो। ठीक है, तो 2025 में न्यूजीलैंड के साथ में FTA साइन करने के बाद में हमने सभी RCEP मेंबर्स के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, सिवाय चाइना को छोड़ के। ठीक है, दीज बायलेटरल और मल्टीलेटरल FTA स्ट्रेटेजिकली एक्सक्लूड स्पेसिफिक सेक्टर्स। जैसे हमने अभी न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो किया है, लेकिन हमने उनमें ना ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को ना, सेक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को लॉस हो सकता था। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से प्राइमरी प्रोडक्ट्स आने वाले, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो दुनिया में ना एक और भी फंडा चला था, चाइना +1 स्ट्रेटजी। क्या है हमने अभी देख लिया, चाइना माइनस RCEP माइनस चाइना। तो एक और भी स्ट्रेटजी अपनाई गई है ग्लोबल लेवल पे, चाइना +1 स्ट्रेटजी, यानी कि चाइना +1 कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करना। देखो 2019 में जब कोरोना आया था, 2019-20 में जब कोरोना आया, उससे पहले क्या था, सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के हब कहाँ होते थे? चाइना के अंदर में, क्योंकि वो सस्ती लेबर प्रोवाइड करा देता है, लैंड प्रोवाइड करा देता है और बहुत आसानी से वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें क्या कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। इसलिए सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के वहाँ पे क्या होते थे? हब होते थे। लेकिन अब
कोविड-19 के टाइम पे क्या हो गया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ को समझ में आ गया था कि अगर हम सिर्फ चाइना पे डिपेंड रहेंगे ना तो हमारी इकोनॉमी को लॉस होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साउथ एशिया में और दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू कर दिए, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के साथ में क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पे अपने हब लगाने शुरू कर दिए, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, अब चाइना में तो अपना हम हब बनाए ही बनाए, उन्होंने एक और कंट्री को उसके साथ में जोड़ लिया। यानी कि अब सिर्फ चाइना के अंदर हब नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे, अपने सेक्टर्स को स्प्रेड करेंगे पूरे साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हुई चाइना +1 एंड RCEP माइनस चाइना। कौन सी स्ट्रेटजी थी वो जो न्यूज़ में रही है। अब हम देख लेते हैं कुछ स्पेस जर्नी 2025 में जो न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ने ट्राई कलर अपने तिरंगे को कहाँ पे फहराया था, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2025 जून। अभी इसको 2026 में 26 जनवरी को अशोक चक्र भी मनोनीत कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स रही हैं, जैसे कि चंद्रयान-1, इसने क्या किया था, मून के ऊपर क्या बताया था कि पानी मौजूद है। ठीक है, चंद्रयान-2 ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लैंडिंग था, लेकिन ये क्या हो गया था, चंद्रयान-3, ठीक है, चंद्रयान-2 तो हमारा फेल हो गया था। अब चंद्रयान-3 क्या था, इसने ये बता दिया था, जिसने क्या किया था सक्सेसफुली, जो मून का सदर्न पार्ट है ना, मून का जो सदर्न पोल है उसके ऊपर क्या किया था, लैंडिंग की थी। अब थर्ड मिशन जो है MOM यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये फर्स्ट इंडिया का, अच्छा इंडिया, इसकी वजह से क्या हो गया था, इंडिया फर्स्ट नेशन बन गया था एशिया के अंदर में और फोर्थ ग्लोबली जिसने मार्स के ऊपर में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या कर दिया था, लैंडिंग कर ली थी, मतलब उसके ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट भेज दिया था। अब कुछ और भी इसके अंदर जो आने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, जैसे कि जिनमें हमारे क्या थे, यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, जैसे कि आदित्य L1 स्टडिंग द सोलर कोरोना, ये क्या करता है, आदित्य L1 का क्या काम है, ये जो सन है ना उसके कोरोना यानी कि उसकी ऊपरी सरफेस की क्या करेगा, स्टडी करेगा, और स्पेस वेदर यानी कि स्पेस का मौसम किस तरीका का है, कैसा है। और जो नेक्स्ट मिशन था एक्सपोसैट, ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है ब्लैक होल्स को। और जो नेक्स्ट है वो है स्पेसजेक्स यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग इन ऑर्बिट डॉकिंग क्या होता है, उतारना, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और भी हमारे स्पेस मिशन रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन स्पेस लिफ्ट, ठीक है, इसके लिए एक हमारा अभी होने वाला है 2027 में एक नया टारगेट है, गगनयान मिशन के थ्रू क्या हो जाएगा, हम स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे। और 2035 तक हमारा खुद का हम क्या करने की कोशिश करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे कि हमारा ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो तो ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन हम हमारा खुद का इंडिजिनस क्या करेंगे, एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। कब का है इसका टारगेट, 2025 का, गगनयान का 2027 का। अब नेक्स्ट है इंडियन ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून, यानी कि हम मून पे पहला आदमी कम भेजने की हमारी तैयारी है 2040 में। अब इसके साथ में क्या है, यूथ को प्रमोट करने के लिए और इनोवेशन के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए STEM, ठीक है, STEM एक प्रोग्राम चलाया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी इंडिया के अंदर होस्ट की गई है। और इसरो क्या कर रहा है, रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन एंगेजिंग स्टूडेंट्स, यानी कि हम क्या करें, यूथ को हमारे साइंस के फील्ड में लेके आ रहे हैं, यूथ को साइंस की तरफ धकेलने के लिए हम क्या करें, अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, अब ग्लोबल कोलैबोरेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग नेशंस के साथ में मिलकर भी क्या कर रहे हैं, नए मिशंस लॉन्च करें। जैसे कि निसार मिशन हम किसके साथ में लॉन्च करेंगे, नासा के साथ में ल्यूपेक्स, जेक्सा के साथ में, जेक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, और तृष्णा CNES किसकी स्पेस एजेंसी है, फ्रांस की। ओके, अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो 2025 में, जिसकी वजह से हमको बहुत ही ज़्यादा, हमें अभी 2025 में क्या हुआ था, नेशनल प्राइड के लिए जो जानी जाती हैं, है ना, हमारे देश को देख के हम क्या करेंगे, प्राउड महसूस करेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट विक्ट्री क्या थी, मेंस ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी। देखो मेन के लिए हमारी कोई नई नहीं है, लेकिन वोमेन वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखने को मिली है। वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री, एंड सेकंड क्या है, वोमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। यहाँ की जो कैप्टन थी वो कौन थी, हरमनप्रीत कौर और दुर्गा येवले।
ये सेकंड वाली जो ब्लाइंड वाली थी कैटेगरी, उसमें थी दुर्गा येवले। अब एशिया कप T20 एंड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप, ये इंडिया के अंदर हुई थी। इसका 12th एडिशन था दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ओके, अब हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में टैली देख लेते हैं। इसमें इंडिया की जो पोजीशन रही थी ग्लोबली वो 10th रही थी। हमको क्या मिले थे, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल, और ओवरऑल 22 मेडल्स हमको मिले हैं। ठीक है, अब की बार भी चाइना क्या रहा है, टॉप पे रहा है 52 मेडल्स के साथ में, लेकिन ब्राज़ील को सबसे ज़्यादा गोल्ड मिला है। ओके, हम कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, अभी 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है वंदे मातरम की। अभी 26 में बंगाल ने जो परेड रखी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वंदे मातरम के ऊपर में। ठीक है, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के हमारी जो पोजीशन है, यानी कि हमारी चीता की जो पॉपुलेशन थी, पहले चीता की जब डेथ हुई थी तो ये नेशनल कंसर्न था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि चीता की जो पॉपुलेशन थी वो 30+ हो गई है, यानी कि चीता की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है हमारे देश के अंदर। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए शक्ति बिल जो न्यूज़ में है, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बाद में बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर के क्या किया गया है ना, इनके इंक्लूजन को लेकर के क्या किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसको संथाली लैंग्वेज में अभी रिलीज़ कर दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। लेकिन ये हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, संथाली लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर आती है, कब इसको इंक्लूड करा गया था वो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में इसको कवर कर दिया था। इसकी स्क्रिप्ट कैसी है, ओल चिक्की। ठीक है, ये OL है, ओल चिक्की इसकी क्या है, स्क्रिप्ट है। और ये किसने डेवलप की थी, रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इसको क्या किया है, रिलीज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन को इस लैंग्वेज में, और इसको डेवलप किसने किया था, रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में। तो हम यहाँ पे यहीं देख लेते हैं, और इसके अलावा हम और न्यूज़ कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। ठीक है, तो अभी के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक प्लीज़। ओके, बाय बाय।